मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या शबनम गुप्ता की लिखी कहानी रात के बाद। घर के बाहर रिपोर्टरों की भीड़ लगी हुई थी। कमरे का पर्दा हटाकर नितिन ने एक बार बाहर देखा, फिर पर्दा बंद कर दिया। अपने आप से ही बोला, ये चले क्यों नहीं जाते वल्चर्स। उसके 15 साल के जीवन की ये सबसे तकलीफदेह सुबह थी जब उसकी मम्मी रो रही थी और उसकी दीदी सामने बेड पर उसकी बड़ी बहन गरिमा उकड़ू बैठी हुई थी, किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन। पिछले 4 दिनों से ही गरिमा यहीं इसी जगह ऐसे ही बैठी हुई थी। मम्मी ने आंसू पोंछते हुए नितिन को कहा, बाहर जागने की जरूरत नहीं है नितिन, हमें किसी रिपोर्टर से कोई बात नहीं करनी। नितिन गुस्से में बोला, दीदी आप मुझे नाम बताओ उसका, मैं उसको इतना मारूंगा कि वो सही हो जाएगा। मम्मी ने जवाब दिया, बस नितिन मारपीट की बात मत कर और मुसीबत मत बढ़ा। भाई की बात सुनकर गरिमा के बदन में झुरझुरी सी हुई। नाम था कंवर, पर क्या बताती वो नितिन को। 3 साल से कंवर उसका पीछा करता था, फोन करता, रास्ते में उसको रोककर अपने प्यार का इजहार करता। आर्टिस्ट था और अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन में उसको कई बार बुला चुका था। गरिमा ने उसे साफ कह दिया था कि उसे न कंवर में कोई दिलचस्पी है न पेंटिंग्स में, पर वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। रोज उसके ऑफिस के टाइम पर बस स्टॉप पर उसका इंतजार करता हुआ मिल जाता। गरिमा हर बार इग्नोर करके आगे बढ़ जाती। वो कभी उसको रोककर बात करने की कोशिश करता, कभी सिर्फ चुपचाप उसे बस पर जाते हुए देखता रहता। कुछ दिन ऐसे चलता रहा तो गरिमा घबरा गई और उसने बस की जगह कंपनी की कैब में जाना शुरू कर दिया। वो एक अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अपने काम के सिलसिले में अकेली आती जाती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर से बाहर जाने में डर लगने लगा था। उसने मम्मी और भाई को ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने मंगेतर तनुज को बताया था। तनुज ने पुलिस कंप्लेंट कराने को कहा भी, लेकिन गरिमा नहीं मानी थी। वो बेकार की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती थी। उसने सोचा था कंवर अपने आप समझ जाएगा, लेकिन यह उसकी गलत फहमी थी। ये सोचते हुए गरिमा की आंखों के सामने उसका चेहरा आ गया, उसके कुर्ते से आ रही तेज सिगरेट की गंध और उसकी हरकत, ऐसी घिनौनी हरकत याद आते ही उसको फिर उबकाई आने लगी। दिमाग में एक ही शब्द हथौड़े की तरह बज रहा था, रेप। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसके साथ हुआ है। रेप अखबार की हेडलाइन होती है ना, ये उसके साथ कैसे हो गया। यह ख्याल आते ही उसने अपने कांपते हुए हाथों को पकड़कर उनकी कपकपाहट रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथ के साथ उसका पूरा शरीर ही अंदर से कांपने लगा। मम्मी ने उसके पास आकर उसे कस के पकड़ लिया। गरिमा ने अपनी मां के कंधे पर सर रख दिया। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि गरिमा को कैसे तसल्ली दे। जिंदगी बदलने के लिए एक लम्हा ही बहुत होता है। गरिमा का वो लम्हा 2 घंटे लंबा था। उस लम्हे ने गरिमा की पूरी शख्सियत बदल दी थी। एक कॉन्फिडेंट पढ़ी लिखी लड़की टूट के ऐसे बिखर गई थी कि उन टुकड़ों को उठाकर जोड़ना नामुमकिन लग रहा था। कमरे में अंधेरा करके बैठे हुए उसे 4 दिन हो गए थे। न उठ रही थी, न कुछ बोल रही थी। अपनी बेटी को ऐसे देखकर मां हर पल में कितनी बार मरती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बचपन में उसे खांसी भी होती थी तो मम्मी कितनी बार उठ के देखती थी, दवाई देती, कभी काढ़ा पिलाती और भगवान से ये मनाती कि मेरी बेटी को ठीक कर दे। पर अब क्या कहे भगवान से, कौन सा काढ़ा बनाए कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। गरिमा उनकी ताकत थी, बहुत समझदार लड़की थी, किसी से फालतू बात या झगड़ा नहीं करती थी, वही तो सब कुछ संभालती आई थी। अपने पापा के बाद भी गरिमा ने ही घर को, मम्मी को, भाई को संभाला था। पर अब
उसे संभालने की बारी थी और मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत तनुज की थी, लेकिन तनुज ने न फोन किया न मिलने आया। गरिमा को इस हालत में देखकर उनका दिल और भी घबरा रहा था। वो एक मिनट के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में गरिमा के शरीर में झंझनाहट होने लगती और मम्मी उसको कस के अपने आप से चिपका लेती। सामने दीवार पर गरिमा की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर एक बार फिर मम्मी की आंखें भर आईं। क्या गरिमा कभी ऐसे फिर मुस्कुरा पाएगी? क्या वो पहले वाली गरिमा बन पाएगी? मम्मी ने उसकी कलाई हल्के हाथों से सहलाई। खरोंचों पर उंगलियां जाते ही उनकी आंखें भर गईं। उनकी लाडली कितने बड़े दुख से जूझ रही थी, एकदम चुप हो गई थी। ये वही लड़की थी जिसके कमरे से हमेशा गानों की आवाज आती थी और अब हल्की सी आहट तक उसको चौंका देती थी। गरिमा के चेहरे पर दिख रहा था कि उसके जहन में वही हादसा चल रहा है। अपनी लाचारी का आलम याद आ रहा है। कोई गलती न होते हुए भी इतनी बड़ी सजा की वजह समझ नहीं आती। खुद से क्यों घिन आ रही थी यह भी समझ नहीं आ रहा था। ड्रेसर पर उसकी और तनुज की सगाई वाली फोटो देखकर एक बार फिर मम्मी का मन किया कि वो फोन करके तनुज को बुला लें। शायद उसे देखकर ही गरिमा थोड़ी संभल जाए। तभी गरिमा के फोन पर मैसेज की बीप आई। स्क्रीन पर तनुज का नाम देखकर मम्मी ने उसको फोन पकड़ाया। पढ़ ले बेटा, वो भी तेरे लिए परेशान होगा। गरिमा ने फोन पर मैसेज पढ़ा और फिर फोन मम्मी की तरफ बढ़ा दिया। लंबा मैसेज था, लेकिन पहली 2 लाइन पढ़कर ही मम्मी ने फोन नीचे रख दिया। तनुज ने लिखा था, मुझे माफ कर दो गरिमा, मैं इतना महान नहीं हूं कि इतने बड़े हादसे को भुला सकूं। आगे चलकर रिश्ता टूटे, इससे अच्छा है कि हम अभी यहीं इस रिश्ते को खत्म कर दें। किसी हादसे की जब वजह समझ नहीं आती तो उसे स्वीकार करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। गहरी चोट का सदमा था। पहले खामोशी का जामा पहनकर बैठा रहा, फिर आंखों के रास्ते बहने लगा। जब आंसू सूखे तो गरिमा के दिमाग में तूफान उमड़ आया। आखिर उससे कहां भूल हो गई? क्या उसे पहले ही पुलिस के पास जाना चाहिए था? पर वो तो रिपोर्ट करना ही नहीं चाहती थी। अब इतने बड़े हादसे के बाद भी नहीं। मम्मी का भी यही कहना था, हमें ये पुलिस और कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है। तरह तरह के सवाल पूछ के और बेइज्जत करेंगे, नाम आएगा पेपर में, जिंदगी कहीं की रहेगी नहीं, शादी हो नहीं पाएगी। जितना उघाड़ेंगे उतना ही घाव रिसेगा। उसके किए की सजा उसको देगा भगवान। गरिमा के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता था। कुछ दिन बाद जब बॉस घर पर मिलने आई तो वो गरिमा को देखकर हैरान रह गई थी। कुछ ही दिनों में गरिमा कई साल बड़ी दिखने लगी थी। उसकी भोली आंखें बुझी हुई थीं, उसके कंधे झुके हुए थे। ऑफिस में जिस लड़की को मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ काम करते देखा था, उसे ऐसे देखकर बॉस को भी धक्का लगा। एक बार मन में ख्याल आया, वो आदमी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको ठीक कर दूंगी। ऐसी प्यारी लड़की का क्या हाल बना दिया। हाथ बढ़ाकर हैंडशेक करने के बजाय बॉस ने गरिमा को गले लगाने की कोशिश की तो वो घबराकर पीछे हो गई। किसी का भी स्पर्श उसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बॉस उसकी हालत समझ गई। स्माइल करके बोली, गरिमा, आई एम मिसिंग यू। ऑफिस में जरूरत है तुम्हारी। मेरे बहुत से काम रुके हुए हैं। कल से ऑफिस आना शुरू, ठीक है? कंपनी की कैब तुमको लेने आ जाएगी कल। फिर थोड़ी देर ऑफिस की बातें करके बॉस जाने लगी। कल सुबह 9:30 बजे, ओके? मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्क पे देखना चाहती हूँ। रात भर गरिमा करवटें बदलती रही। कहीं जाने का मन नहीं था। घर से बाहर निकलने का सोचते ही घबराहट होने लगती थी। लेकिन उसको पता था कि ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। किसी तरह तैयार हुई। कितने दिन हो गए थे उस हादसे को, लेकिन अभी भी शीशे में खुद को देखती नहीं थी। खुद से नजरें मिलाने में भी घबराने लगी थी। पता नहीं आईना क्या दिखा जाए।
उसे घर से बाहर निकलने में शर्म आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर धब्बे पड़ गए हैं या जैसे किसी गर्म लोहे से उस पे कोई दाग बना दिया गया हो। कुछ ऐसा जिससे वो बाकी सबसे अलग दिख रही होगी। मम्मी ने उसका चेहरा देखा तो समझ गई। नितिन को आवाज देकर बोली, जा नितिन, दीदी को कैब तक छोड़ के आ जा। गली के बाहर जहां कैब खड़ी थी वहां तक चल के जाने तक में उसे डर लग रहा था। ऑफिस पहुंची तो वहां भी सबकी सवालिया नजरें चुभती हुई लग रही थीं। नजरें झुकाकर बिना किसी की तरफ देखे वो सीधा अपनी डेस्क पर चली गई। आज उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे गुनहगार वो खुद है। ऑफिस जाते हुए कुछ दिन हो गए थे पर अभी भी गरिमा को खुद को खींच कर तैयार करना पड़ता था। कल बॉस ने अपने ऑफिस में बुला के पूछा था, तुम्हें शॉल में गर्मी नहीं लगती? गरिमा ने शॉल अपने कंधों पर कस के खींचते हुए कहा था, नहीं मैम, एसी में ठंड लगती है। बॉस अपने सामने बैठी उस सहमी हुई लड़की को देखती रही। उस लड़की को देखती रही जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहनना छोड़ दिया था, जो शॉल में खुद को छिपाना चाहती थी, जिसने शायद खुद को आईने में देखना तक छोड़ दिया था। कुछ देर उसे चुप देखती रही, फिर काम के बारे में कुछ बातें करने लगी। गरिमा बहुत काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और बॉस उसके काम की बहुत कदर करती थी। पिछले कुछ दिनों में उससे काम में गलतियां हो रही थीं और उन्हें भी वो नजरअंदाज कर रही थीं। समझती थीं कि गरिमा एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। वो चाहती थीं कि गरिमा उस हादसे को गुजर जाने दे, उसे रोक के नहीं रखे। इसीलिए अपने कैबिन के पास वाले छोटे कमरे में उसकी डेस्क लगवा दी थी। आते जाते उससे बात करती, कभी काम की, कभी मम्मी और नितिन के बारे में पूछती। गरिमा कभी चुपचाप सुनकर सर हिला देती, कभी छोटा सा जवाब दे देती। उस दिन बॉस ने अपने कैबिन की तरफ जाते हुए गरिमा की तरफ देखा तो वो वहीं रुक गई। गरिमा का रंग उड़ा हुआ था और वो कुर्सी में बैठी हुई बदहवास धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। गरिमा, गरिमा, बॉस ने उसके पास आकर पूछा, गरिमा क्या हुआ? गरिमा बोली, मैम वो आज बस स्टॉप पे आया था। बॉस ने पूछा, तुम तो कैब में आई हो? हाँ, पर कुछ बोला नहीं जा रहा था उससे। गरिमा का गला सूख गया था। बॉस ने गरिमा को सामने रखा हुआ पानी का ग्लास दिया और कहा, इतना मत डरो, अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। क्यों इतना कमजोर महसूस कर रही हो तुम? गरिमा ने अपने कांपते हुए हाथों की तरफ देखा, फिर बॉस की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर उसको हिम्मत मिली। बॉस का ऐसा रूप उसने पहले देखा नहीं था। अभी तक तो वो सिर्फ उनसे डरती थी, लेकिन अब उसको लगने लगा था जैसे बॉस उसकी मदद करना चाहती हैं। थोड़ी देर बाद जब गरिमा थोड़ा संभली तो बॉस बोली, गरिमा, मेरे ख्याल से तुमको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। गरिमा बोली, नहीं मैम, हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मम्मी कहती हैं भगवान उसको सजा देगा उसके किए की। बॉस कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, भगवान ने सबको अपनी रक्षा करने के लिए कोई न कोई हथियार देकर पैदा किया है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, अपनी रक्षा तो खुद ही करनी पड़ती है। गरिमा ने अपने कांपते हुए हाथों की तरफ देखा, फिर बॉस की तरफ देखकर हल्के से सर हिलाया। वो समझ गई थी कि अभी उसकी जंग बाकी है। गरिमा ने बॉस के कैबिन के शीशे के दरवाजे पर दस्तक दी। बॉस ने गरिमा को देखा, एक नजर उसके गुलाबी सूट पर डाली और अंदर आने का इशारा किया। उस दिन के बाद से गरिमा में हल्का ही सही पर बदलाव आने लगा था। बॉस को खुशी होती कि अब वो पहले की तरह अच्छे कपड़े पहन रही थी। अब खुद को शॉल से ढकने की कोशिश नहीं करती थी, बस सर पर एक स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया था। अपने काम में भी ध्यान लगा रही थी। गरिमा बोली, मैम आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। बॉस ने पेन नीचे रखा। हाँ बैठो। कुर्सी पर बैठकर गरिमा बोली, कल उसका मैसेज आया था। बॉस समझ गई कि वो उसी लड़के की बात कर रही है जिसने उसके साथ ये जुर्म किया था, पर आज वो उसकी बात करते हुए कांप नहीं रही थी।
गरिमा कुछ देर चुप रहकर बोली, लिखा था कि वो कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रोफेसर बन गया है, और ये भी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। बॉस ने उसके चेहरे की तरफ देखा लेकिन कुछ बोली नहीं, और मम्मी कह रही थी कि यही ठीक रहेगा। जो उसने किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है तो मुझे भी उसे माफ कर देना चाहिए। बात यहीं खत्म हो जाएगी। वो चुप हो गई और नीचे देखने लगी। फिर बोली, नितिन कह रहा था दीदी ऐसा सोचना भी मत, अगर ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। बॉस उसकी तरफ देखती रही। तुम क्या चाहती हो गरिमा? मैं? गरिमा ने बॉस की तरफ देखा। हाँ, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने फिर पूछा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? गरिमा ने धीरे से कहा, नहीं मैम, पर मम्मी यही चाहती हैं। दोनों चुप रहे। फिर गरिमा बोली, मैं उसको उसके किए की सजा देना चाहती हूं। कल से मेरे दिमाग में एक ही बात दौड़ रही है, कॉलेज में प्रोफेसर, ये आदमी, ऐसा आदमी गुरु कैसे बन सकता है? क्यों, कैसा आदमी है वो? बॉस ने पूछा। वो रेपिस्ट है। गरिमा ने पूरी हिम्मत जुटाकर वो शब्द कह दिया जो अब तक उसके मुंह से नहीं निकला था। बॉस बोली, हाँ, पर ये कौन जानता है? उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं हुई है पुलिस में या मीडिया में, कहीं भी उसके नाम के आगे ये नहीं लिखा है कि उसने रेप किया है। अपने साथ हुई बेइज्जती को अगर तुम चुपचाप पी लोगी तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वो कैसा इंसान है? उसे आज अच्छी नौकरी मिली है, कल कोई अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। गरिमा सोच में पड़ गई। क्या वाकई कंवर को अपने गुनाह की कोई सजा नहीं मिलेगी? घर आकर गरिमा बॉस की बात के बारे में सोचती रही। बैग टेबल पर रखकर वो ड्रेसर के शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। वैसी ही तो थी वो। क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शख्सियत पर धब्बा पड़ गया है? क्यों अपने आप को किसी और के जुर्म की सजा दे रही थी वो? थोड़ी देर खुद को देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। कुछ भी तो नहीं बदला था। वो हमेशा की तरह ही खूबसूरत और कॉन्फिडेंट थी। वो आज भी वही लड़की थी जो रंगों से प्यार करती थी, जिसे हिंदी गाने तेज वॉल्यूम पर सुनने का शौक था, जिसे मम्मी और नितिन के साथ टीवी के रिमोट पर झगड़ने की आदत थी। वो वही गरिमा तो थी। एक गलत लम्हा उससे ये सब नहीं छीन सकता था। अगले दिन बॉस ने गरिमा की तरफ देखा तो उन्हें वही पुरानी गरिमा दिखी। उसके चेहरे पर बहुत दिनों के बाद एक विश्वास झलक रहा था। उन्होंने पूछा, क्या सोचा गरिमा? गरिमा धीरे से बोली, मैम, अब तक तो मैं खुद को कसूरवार मानती रही, सोचती रही कि मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए। गरिमा फिर चुप हो गई। कुछ पलों के बाद बोली, उस दिन के बाद से मुझे लगता था जैसे मेरी रूह तक पे एक धब्बा लग गया है। आई फेल्ट ब्रांडेड, जैसे पुराने जमाने में स्लेव्स को करते थे ना मैम, वैसे ही। पर उसकी लाइफ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जुर्म तो उसने किया था, पर उसको कोई शर्म नहीं है। उस पे तो कहीं कोई हल्का सा दाग भी नहीं पड़ा। बॉस ने सर हिलाया। हाँ, गुनाह उसने किया और गुनहगार तुम बन गई। गरिमा बोली, कल मैंने मम्मी को कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी और अब डरूंगी भी नहीं। पुलिस में रिपोर्ट भी करूंगी, विमेन सेल से हेल्प लूंगी और उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लूंगी। अपनी रक्षा के लिए खुद जिम्मेदार बनूंगी। बॉस ने हामी भरी। गरिमा थैंक यू कहकर उठ गई। उसके मन में एक नया विश्वास था। केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी तो बॉस की आवाज आई, आई एम प्राउड ऑफ यू गरिमा। वो मुस्कुराई और बाहर आ गई। जाते हुए उसने अपने आप को शीशे में देखा, मुस्कुराई और स्कार्फ उतार कर बैग में रख लिया। ऑफिस से बाहर कैब के लिए लंबी लाइन देखकर वो एक बार रुकी, फिर उस लाइन को छोड़कर बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। बस इतनी सी थी ये कहानी।